ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की। आप देख रहे हैं इस हिस्से में बात होगी सबसे पहले ईरान की, जहां खामेनेई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गया है। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन की आग फैल चुकी है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खामेनेई के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। देश भर में इंटरनेट और फोन सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। तेहरान एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है और सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया है। आधी रात को विद्रोहियों ने कई सरकारी इमारतों, दफ्तरों पर कब्जा जमा लिया। प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे हैं, ये आखिरी लड़ाई है, पहलवी वापस लौटेगा। ये नारे इस वक्त ईरान की सड़कों पर लग रहे हैं। ईरान के 31 में से 30 प्रांतों में बगावत की आग बेकाबू हो गई है। ईरान में चल रही इस हिंसा में अब तक 45 लोगों की जान गई है। इस बीच नेतन्याहू ने भी ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों से अपील की और कहा कि इस आजादी की लड़ाई में इजराइल आपके साथ खड़ा है, तुम अपने हक की लड़ाई लड़ो। Zan, Zandagi, Azadi. As I said yesterday and many times before, Israel's fight is not with you. It's not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. People of Iran, your light will defeat the darkness. I'm with you. The people of Israel are with you. इंटरनेट बंद हो गई है, फोन सेवा ठप हो गई है, जो सरकारी इमारतें हैं वहां पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा होने लगा है। इस बीच में इजराइल का इस तरीके से स्टैंड लेना, वो तो चाहते हैं कि खामेनेई की विदाई हो और वहां पर कोई ऐसा शासक आए जो प्रो अमेरिकी विचारधारा का हो। लेकिन जैसा कि विजय जी लगातार इस मसले पर जो बात रखते आए हैं कि लड़ाई सामाजिक दृष्टि से देखनी चाहिए। ये लड़ाई जो है कट्टरपंथी सोच के खिलाफ है और ये सत्ता परिवर्तन सिर्फ खामेनेई का नहीं है, उस सोच का है जो कट्टरपंथ को लगातार हवा देता है। ये इग्निशन जो है कट्टरपंथ के खिलाफ है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसी बात को मान रहा हूँ। और सब चीज़ें उसमें ट्रिगर पॉइंट के तौर पर कहीं पर आ सकती है, महंगाई है या जो बेरोजगारी है, लेकिन क्योंकि यदि आप ईरान को समझेंगे तो ईरान में जो पिछले 40 साल में बदलाव आया और जो झेला ईरान ने सामाजिक तौर पर, कट्टरपंथी सोच के तौर पर, उस सब के खिलाफ ये लड़ाई हो रही है। वो लड़ाई शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर रहती है, लेकिन पिछले 10 साल में, 8 साल में लगातार वो बढ़ती गई है। और उसका ट्रिगर पॉइंट वही हुआ जो लड़की यूनिवर्सिटी में बिकनी में आकर तो वहाँ से हुआ। और अब ये लड़ाई, जब ये बात होती है कि इंटरनेट बंद कर दिया गया है, टेलीफोन लाइन्स को काट दिया गया, इसका मतलब ईरान सरकार या खामेनेई सरकार दबाव में बहुत ज़्यादा, इसका मतलब बहुत ताकतवर आंदोलन हो गया, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं होती। 35 से ज्यादा लोग मारे गए हैं प्रदर्शनकारी। उसके बाद भी चल रहा है, स्टार्लिंग चल रहा है इंटरनेट। लेकिन इसलिए लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है। और मैं तो अब भी इसी मत कहूँ कि इस सरकार में बदलाव होकर ही रहेगा, चाहे थोड़ा सा देर लगे। और इस लड़ाई को अब नहीं रोका जा सकता। बहुत लंबे समय से मैं उसको सिमर होते हुए देख रहा था। अब वो पक जाती है ना, बहुत बार बीरबल की खिचड़ी भी हो तो भी पक जाती है, लेकिन ये बीरबल की खिचड़ी से ज़्यादा है। और ईरान के लोग खामेनेई के खिलाफ आ गए हैं। क्या नया अल्टरनेट होगा ये अलग बात है, जैसे पहलवी के तौर पे होगा या नहीं होगा। और मुझे लगता है रजा पहलवी इजराइल क्या भूमिका निभाएगा, इसमें इजराइल क्या कदम उठाएगा? इजराइल सपोर्ट करे, लेकिन इजराइल को बहुत सामने नहीं आना चाहिए, उससे नुकसान ही को बोलना ही नहीं चाहिए। उनका नुकसान ही करेंगे वो। नहीं, वो उस आंदोलन को, और वो जैसा है ना, जब दुश्मन देश, भाई इसमें तो कोई वो एक हो जाएगा ना कि भाई ये कहेंगे ईरान की जनता जो है वो इजराइल आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो तो देशद्रोह हो गया एक तरह का। हाँ, वो देशद्रोह हो जाएगा ना, फिर खामेनेई कहेंगे ये देशद्रोही लोग हैं, देखिए इजराइल इनको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक बड़ा नुकसान कर सकते हैं। ये अमेरिका और इजराइल दोनों साथ हैं, ये तो हम जानते ही हैं, क्योंकि जब इजराइल के ऊपर ईरान का हमला हुआ तो बचाने के लिए खुद अमेरिका आकर खड़ा हुआ। अब ये खलीफा, क्या यहाँ से इनकी विदाई एकदम तय हो गई है? क्या सत्ता परिवर्तन होगा? और रिजा शाह पहलवी भी जिस तरीके से लगातार एक्टिव हैं, वो बयान दे रहे हैं, माय कंट्री मैन करके बात कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को जेन जी नहीं बल्कि जनरेशन विक्ट्री की बात कर रहे हैं, जनरेशन विक्ट्री की वो बात कर रहे हैं। रिजा पहलवी की अपील के बाद अब क्या ये प्रदर्शन क्या मोड़ लेगा? देखिए, रजा शाह पहलवी चूंकि उस राजवंश से आते हैं जो वहां से भागा था, और इनको पूरी तरह से अमेरिका का सपोर्ट है। तो रजा शाह पहलवी अमेरिकी, एक तरह से आप उसको जो भी कह लें, उस तरह से प्रतिनिधि के तौर पर दिखेंगे। लेकिन ईरान में जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ रजा शाह पहलवी की अपील नहीं है। आप वहां की जब रिपोर्ट्स देखेंगे
पिछले 3-4 सालों में वहां की लड़कियां, वहां के नौजवान, वहां के लोग, उनको लगता है कि हमारा जीवन इस खामेनेई की शासन ने बर्बाद कर दिया। दूसरा, उनको लगता है कि हमको दुनिया से काट दिया है। अच्छा, शिया वर्ल्ड को यह भी लगता है कि अगर ये हमारी रिलीजियस जो लीडरशिप है ये अगर नहीं हो तो दुनिया के कई देशों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं वो पूरी तरह से बंद कर रह गए हैं। उनको लगता है कि इससे बाहर हमारी दुनिया नहीं है, सब कुछ तेहरान तय करता है, उसके आगे हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अब ये जो महसा अमीनी वाला प्रकरण 2022 में हुआ, जो वहां के तेहरान के विश्वविद्यालय में हुआ, उसके बाद से ये बहुत तेज हुआ। मुझे लगता है कि वहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस चाहे भले पूरी तरह ना आता हुआ दिखे, और रजा शाह पहलवी प्रेसिडेंट जैसे हो सकते हैं या कोई सेरेमोनियल पोस्ट हो सकती है, लेकिन चुनाव करके उन्हें कुछ एक नई लीडरशिप उसको डेवलप करना ही होगा। और मुझे लगता है कि ये उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एक बात में थोड़ा सा डिफर करता हूं, इजराइल को नहीं बोलना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन नेतन्याहू जब पिछली बार ईरान से मिसाइलों का एक तरह से कहें कि बहुत भयानक झगड़ा बढ़ गया था, तब भी उन्होंने एक अपील जारी की थी, हमारी ईरानी लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। बाकायदा इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने और इजराइल विदेश मंत्री ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें पहले के शासन में कैसे तेहरान में यहूदी रहते थे और कैसे तेल अवीव में ईरानी लोग रहते थे, शिया मुसलमान रहते थे, उसका वीडियो जारी किया गया था। और यह तक कहा गया था कि अगर हम उस कल्चर को याद करें तो शायद आज का ये जो लड़ाई झगड़े वाला समय है इससे हम बाहर निकल सकते हैं। इसको भी ध्यान रखना। लेकिन ये तो पूरा फुल सर्किल हो गया सर, उस फुल सर्किल बिल्कुल आपने जो बात जहां से शुरू हुए थे इस वक्त ईरान वहीं पर आकर खड़ा है। और अब क्या नहीं, फुल सर्किल में सर हमको लगता है कि अमेरिका भी अब फुल सर्किल से दूसरे सर्किल में जा रहा है। अभी अमेरिका के बहुत सर्किल है सर। वो जो है ना, अमेरिका ऑर्बिटल जंप कर चुका और है। हाँ वही ऑर्बिट चेंज हुआ, ऑर्बिट चेंज हो गया उनका। नहीं, अब अमेरिका करेगा क्या? जैसे अमेरिका ने बांग्लादेश में कठपुतली को भेज के बिठा दिया है, वैसे ही यहाँ पर ईरान के अंदर राजा पहलवी को वहाँ पर बिठा देंगे, क्योंकि राजा पहलवी अमेरिका ही में रह रहे हैं और अमेरिका उनको वहाँ बैठकर उस तरीके से बिठा देंगे। अब बस ये देखना है कि वहाँ पर क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम आ पाती है, क्या वहाँ के लोग वापस एक धार्मिक शक्ति से हाथ से निकल कर, क्या धार्मिक उनका गुरु अलग होगा, एक राजनीतिक ताकत अलग होगी, या फिर किसी तीसरे ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाएगी कि जो वो खोमेनी के रास्ते पर चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से खोमेनी का वहाँ पर लगातार कंट्रोल रहा है, उससे निकलना ईरान की जनता के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्या वो निकल पाएंगे? उनके तमाम तरह के गुटे, वहाँ भी अल्पसंख्यकों की लड़ाई है, शिया सुन्नी की वहाँ अलग लड़ाई चल रही है, पहलवी के अलग वहाँ पर लोग हैं, खोमेनी का भी एक बड़ा वर्ग है जो वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करिए, जिन्होंने अपना कब्जा किया, प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं, तेल का व्यवसाय करते हैं, वो एक डोमिनेंस लॉबी है। क्या वो उतना डेमोक्रेटिक वहाँ पर सिस्टम होने देगी? तो बहुत आसान नहीं होगा ये निकलने में। इतिहास रहा है कि जहाँ जब भी इस तरीके से आंदोलन से कुछ हुआ है, देश लंबे समय तक अराजकता में फंसा है, देश में कोई बहुत नॉर्मल स्थिति नहीं आई है। लेकिन थोड़ा ईरान क्या उस स्थिति में लौट के आ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अच्छा, ईरान के बाद रूस और यूक्रेन वॉर की भी चर्चा होनी चाहिए। रूस ने यूक्रेन पर अपनी घातक मिसाइल से बड़ा हमला किया है। रूस ने अपनी ऑर्शनिक मिसाइल से यूक्रेन को टारगेट किया है। पोलैंड के पास यूक्रेन के शहर को निशाना बनाया गया। ऑर्शनिक मिसाइल रूस की सबसे घातक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। साउंड की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा स्पीड वाली है। इस मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन है। इस बीच खबर यह भी है कि पुतिन की फौज ने यूक्रेन के एक और नए शहर लीव पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में पुतिन अपना दायरा बढ़ाते चले जा रहे हैं। जो बम है वो बम वर्षा और ज्यादा घातक हो रही है। तो और अगर कोई कहता है कि अमेरिका को रोकने वाला कोई नहीं है, तो पुतिन को भी रोकने की हिमाकत कोई कर नहीं पा रहा है। नहीं तो दुनिया तो एक दिलचस्प तरीके से एक दिलचस्प पैटर्न निकल करके दिख रहा है। पुतिन को लगा कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब पुतिन को रोकना तो असंभव है। वो लगातार कीव को जीते जा रहे हैं, यूक्रेन को जीते जा रहे हैं, तो हम अपना अभियान भी शुरू कर देते हैं बगल में। तो हम भी क्यों ना अपने विस्तार को आगे, विस्तारवादी नीति को बढ़ाएं। तो उन्होंने अपना वेनेजुएला से इसकी शुरुआत की। अब देखते हैं कहाँ कहाँ चला जाता है। डर हमें ये लग रहा है कि अगला निशाना ताइवान न हो जाए अमेरिका चीन के द्वारा। और यदि ऐसा होता है तो आप यकीन मानिएगा दुनिया में और भी बहुत कुछ चीज़ें घटेंगी, क्योंकि अब इंटरनेशनल ऑर्डर तो रहा नहीं। कल जाकर के किस बेसिस पर यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई देश अपनी लेकर के जाएगा कि हमको बचाओ? भाई, यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व ही कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कलेक्टिव डिफेंस सिस्टम नहीं है, कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। यानी कि सिक्योरिटी यदि एक जगह डिस्टर्ब होता है तो सबको डिस्टर्ब करता है। इसलिए एक यदि कोई एग्रेसर के रूप में सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करे तो पूरी दुनिया का देश जो है
साथ आकर के बिना अपवाद के पहले उसकी सुरक्षा की गारंटी दें। हमें तो न वेनेजुएला में होते हुए दिखा, न यूक्रेन के अंदर होते हुए दिखा, दोनों जगह नहीं दिख रहा है। तो तीसरी जगह ऐसी चीजें नहीं होंगी, मैं ताइवान की ओर इशारा कर रहा हूं। चौथी जगह पीओके में नहीं होगा, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। और फिर दुनिया एक दूसरे नजरिए से, दूसरा रूप जो है, यदि यही पैटर्न कंटिन्यू रहा तो दुनिया का यदि डिसऑर्डर स्थिति रही तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले की स्थिति आप देख लीजिए, माइट इज राइट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग वही स्थिति थी, कुछ लोग अपने को डोमिनेट करने चाहते थे, उसका रिबाउंड हुआ। तो अब जो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक दुनिया का एक ढांचा बना था और जिसमें शुरुआत सिक्योरिटी वगैरह से लेकर के हुई थी, लेकिन बाद में ट्रेड, एनर्जी, ह्यूमन राइट, सारी चीजें एक के बाद एक जुड़ती गई। अब वो सारे ढांचे से अमेरिका बाहर निकल चुका है। अब सवाल हो गया है कि उन चीजों को कौन फंडिंग करेगा, कौन उनको नेतृत्व देगा। पहले वेस्टर्न कंट्रीज लोग, पुतिन वेस्टर्न कंट्रीज को ही एक नसीहत दे रहे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद पुतिन ने पश्चिमी देशों को नसीहत दी है। पुतिन ने कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज को यह समझना चाहिए कि रूस किसी तरह से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि वो अपनी बर्बादी के कारण खुद हैं। माना जा रहा है कि पुतिन वेस्टर्न कंट्रीज पर कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं और यही वजह है कि पहले से ही वो उन्हें इस हालात से वाकिफ कराना चाहते हैं। तो अब अमेरिका भी तो यूरोपियन कंट्रीज को नसीहत दे रहे थे, अब पुतिन वेस्टर्न कंट्रीज को नसीहत दे रहे हैं। एक बयान आप सुन लें। Хочу, чтобы меня услышали простые граждане западных государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности – это результат каких-то враждебных действий России, что из вашего собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий правящих элит их государств, их ошибок, близорукости и амбиций. Эти элиты думают не о том, как улучшить жизнь своих граждан в западных странах. Они одержимы своими корыстными интересами и сверхприбылями. जो पुतिन कह रहे हैं, क्या उससे फिर एक और नया अलार्म बज रहा है हर्षवर्धन जी? नहीं, अलार्म तो बज रहा है, लेकिन वो अमेरिका के लिए पहले, और ये लोगों को जरा ध्यान से देखना चाहिए। अभी जो पुतिन कह रहे हैं, अभी जो इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, अभी जो कुछ दिन पहले लूला ने कहा, अभी जो कुछ दिन पहले शी जिनपिंग ने कहा, जो दुनिया भर के नेता कह रहे हैं, उसकी एक ध्वनि क्या है? पहले अमेरिका का नेता बताता था और वो किसी एक देश के देशवासियों से बात करता था कि देखो तुम्हारी सत्ता ठीक नहीं है, तुम्हारे यहाँ सरकार ठीक नहीं है, तुम्हारे ह्यूमन राइट्स पर ये हमला हो रहा है और अमेरिका तुमको बचाएगा। आज पुतिन ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद हो, यानी तुम्हारे शासक हैं। तुम जो कुछ कर रहे हो उसकी वजह से अमेरिका जो अच्छा होना चाहिए था वहां के लोगों को वो सब नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में इससे बड़ा बदलाव कुछ नहीं हो सकता है। और जिस तरह से ट्रंप व्यवहार कर रहे हैं, अब ये अच्छी खासी डील हो गई थी। 20 पॉइंट जो एजेंडा था उसको अब पुतिन ने कहा कि अब हम इसको नहीं मानने वाले हैं पीस डील को। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने वो सारे नियम कानून तोड़ दिए। जब आप शांति के टेबल पर बैठे हो और अच्छा कहें कि अच्छा ठीक मैं आके फिर शांति की बात करूंगा, बाहर निकल के दो लोगों को धाए धाए गोली मार दें, फिर आके आप बैठेंगे तो क्या आपकी बात समझ में आएगी? क्या आप उस टेबल पर उतने स्ट्रांग तरीके से अपनी बात रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। तो मुझे लगता है वर्ल्ड का जो ऑर्डर है वो कैसे डिसऑर्डर में बदला है, ट्रंप ने अमेरिका को कैसे नीचे खींचा है। और एक आंकड़ा बता देता हूं, ये आज सुबह मैंने पढ़ा, दुनिया भर के देशों ने पिछले 2 दशक में जो करेंसी का, डॉलर का रिजर्व होता है वो सबसे न्यूनतम चला गया है। 18% माइनस चला गया है। जो गोल्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा है, प्लस 12% गोल्ड, यानी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक हैं वो अपने खजाने में अब सोना रख रहे हैं, डॉलर नहीं रख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि भले हमको लगे डॉलर की कीमतें यहां वहां, लेकिन दरअसल अमेरिका और उनकी करेंसी कमजोर हो रही है। पुतिन एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज को समझा रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक वीडियो के जरिए बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। हाल ही में पुतिन फुल मिलिट्री यूनिफॉर्म में नजर आए, एक कॉम्बैट ड्रेस में वो दिखाई दिए और ये कॉम्बैट ड्रेस तब पहनी जाती है जब वॉर मोड फुल ऑन जारी हो। पुतिन इस ड्रेस में अपने सैन्य अधिकारियों को कुछ जरूरी निर्देश दे रहे हैं। पुतिन के इस लुक को लेकर बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है। कॉम्बैट ड्रेस में आ जाना, नसीहत देना, एक
ये तो नहीं कहूंगी कि वर्ल्ड वॉर एक फिर से विजय जी शुरू होने जा रही है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारी जंगें यूं ही छिड़ी हुई हैं, कुछ प्रत्यक्ष है कुछ अप्रत्यक्ष हैं। देखिए, पुतिन जो ड्रेस में है उसका मतलब है अभी वर्ल्ड वॉर की बात तो नहीं है, लेकिन वो यूक्रेन के बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर पहुंचना चाहते हैं कि अब आर पार हो जाए। आप नहीं मान रहे तो इसको कैसे ख़त्म किया जाना है, मैं इसको कैसे जीतना चाहता हूँ, कैसे लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, वो उनको समझ में आ रहा है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी आपने बात की, वो भी उसी रेफरेंस में कि अब आप छोड़ दो, ये मुझे निपटने दो, क्योंकि आपका नुकसान मैं नहीं करना चाहता। भाई आप मेरे दुश्मन नहीं हो तो आप थोड़ा सा दूर रहें। अमेरिका को वो समझ गए कि अमेरिका इसमें यूक्रेन का अभी बहुत साथ नहीं दे रहा, तो वो एक निर्णायक लड़ाई पर पहुंचना चाहते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा संभावना है कि बहुत जल्दी, जैसे आर्सेनिक का भी आपने जिक्र किया जी, मिसाइल का, आर्सेनिक का, तो उसको भी लेकर ये बात हो रही है। ट्रंप साहब की जो डॉलर पर बात अभी हर्षिन की ना, उसमें एक और महत्वपूर्ण बात हो गई। डॉलर का तो -18% आ ही गया। दुनिया भर के देश अब गोल्ड रिजर्व पर काम कर रहे हैं, अपने वॉल्ट में गोल्ड ले रहे हैं डॉलर की बजाय। और उसमें भी एक और बड़ा बदलाव आया कि पहले दुनिया भर के देश का जो गोल्ड रिजर्व था वो अमेरिका में रहा करता था, यूएस में था। अमेरिका या ब्रिटेन? हाँ, मोटे तौर पर ब्रिटेन में और यूएस में। तो वो यूएस से सब लोगों ने उसको शिफ्ट कर लिया, अपने अपने खजाने में, अपने लॉकर जिसे वॉल्ट कहते हैं उसमें लेकर आ गए। तो वो भी एक बड़ा नुकसान डॉलर को लेकर हो रहा है, क्योंकि डॉलर में पहले वो मर्जी से छाप रहे थे। जी। एक जमाना था कि जब गोल्ड प्राइस को, मतलब गोल्ड रिजर्व के हिसाब से आपको करेंसी छापनी होती थी, फिर अमेरिका ने उसको बदला और डॉलर वो अपने हिसाब से छापने लगे। फिर जब ये यूक्रेन के साथ वॉर हुई तो अमेरिका ने क्या किया कि पुतिन साहब का रूस का जो गोल्ड था, और वहाँ पर यूएस बॉन्ड थे, बॉन्ड भी होते हैं जो यूएस में दुनिया भर के लोग यूएस बॉन्ड में जब्त कर लिया। तो इसलिए अमेरिका पर भरोसा और कम हो गया। बॉन्ड रोक लिया, आप गोल्ड भी रोक लेंगे तो फिर कैसे होगा। तो वो सारे संकट उनके अमेरिका के लिए बढ़ते जा रहे हैं, और पुतिन इन सबको देखते हुए समझ रहे हैं कि अब उनके पास एक ऐसा निर्णायक मौका आ गया है कि वो अपनी शक्ति को बताकर एक ताकतवर देश के तौर पर खड़े हों। उनके मन में अभी तक वो यूएसएसआर का जख्म भी है कि यूएसएसआर जब होता था तो एक और जंग छेड़कर क्या उन जख्मों पे मरहम लगाई जाएगी, या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप को डराने के लिए, अमेरिका को समझाने के लिए है? अच्छा, दुनिया भर में चल रहे वॉर सिचुएशन के बीच अब बात पाकिस्तान से जुड़े हुए एक दिलचस्प किस्से की। ब्रह्मोस एयरस्पेस के फाउंडर और पूर्व सीईओ शिवथानो पिल्लई ने पाकिस्तान को लेकर एक मजेदार बात बताई। अबू धाबी में इंटरनेशनल आर्म्स एक्सपो के दौरान वहां पाकिस्तानी जनरल अपने एक डेलीगेशन के साथ पहुंचे और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पूछने लगे। जब उन्हें यह पता चला कि ब्रह्मोस दुश्मनों को छक्के छुड़ा देने वाली मिसाइल है, तो पाकिस्तानी जनरल ने पूछा कि क्या आप इसे बेचना चाहेंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हरकतें ऐसी ही रही तो हम उसे फ्री में डिलीवरी देंगे। जब पाकिस्तानी जनरल को यह एहसास हुआ कि उनकी कितनी बेइज्जती हो रही है, तो फॉरेन डेलीगेशन के साथ वो वहां से निकल लिए। टीम ऑफ Pakistan with the general leading the team. He was a major general, so 4 of them came, and they wanted to know what is this BrahMos about, what is the type of missile. He said, "Do you use a good missile? Or do you want to sell to Middle East?" Yes, that's why we have come. I say, if you are going to sell to Middle East, will you sell it to Pakistan? I said, "Sir, for Pakistan is a free delivery item." Because we did not expect this answer. He became grim and walked out of that place. आइडिया कैसा लगा सर जी? ये पैसा वसूल है। नहीं, ये तो खबर ऐसा है ना कि जिसमें पैसा वसूल हो जाता है। मैंने आप ये सोचिए कि ब्रह्मोस के बारे में, उन जनरल के बारे में उनको पता होगा कि ये तो मामले में ब्रह्मोस के बारे में उनको नहीं ऐसा पता है कि हम जा करके चाइना से कहें कि आप हमको अपना फाइटर जेट देंगे, या आप अपने मिसाइल हमको देंगे, आप अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी हमको देंगे। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका वो किस स्थिति या में होंगे। जेलेंस्की जाकर पूछे पुतिन से, जेलेंस्की जाकर के पूछे कि और सैनिक के आप हमको बेचना चाहेंगे, क्या हम आपको फ्री में देंगे। ऐसी खबरें मन को खुश करने वाली होती हैं। आज इसी नोट पर बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर रागी जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी। कहानी कुर्सी की में बस इतना ही।